नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इसलिए शायद जुड़ाव में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपने इंतज़ार किया तो मैं भी करूँगा। जल्दी से जल्दी जुड़िए और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि कुछ लोग मुझे दिख रहा है लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं। और ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आज, और चुनाव की चर्चा करेंगे। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी। कमेंट किसी का नहीं आ रहा है, पहले ये बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ ही पहचान है। अनिल शर्मा, अनिल समनोल जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बताइए मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। और लोग तो बहुत जुड़ गए हैं। लेखराज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जितेंद्र वर्मा जी, पवन कुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे बता दीजिए एक बार जरा, मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर आगे की चीज़ शुरू करें जी। आ रही है, ठीक है। अंकुश चौधरी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? चौधरी पटेल कुलदीप जी नमस्ते। राकेश भाटिया जी, मुकेश रांगड़ा जी, काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दिलीप जी, पवन कुमार जी, राजीव जी, रामलाल जी, अभी तो आ गई, ठीक है। विकी जी, शिखा गर्ग, हाउ आर यू? राय सिंह राणा, संख्यान आशीष, राकेश कटोच, सुनील जम्बाल, नरेंद्र जी थैंक यू, भारत शर्मा जी, अश्विनी जी, इंद्र ठाकुर जी, रवि चौहान जी। लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है तो थोड़ा सा सबसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। संतोष जी कैसे हैं? गुलेरिया जी, और आशु ठाकुर जी, जितेंद्र शर्मा जी, जिंदर शर्मा जी, काशिफ शर्मा जी, गुड इवनिंग। राज पांडे जी नमस्ते। छोटू मड़कन, क्या बात है, लंबे समय बाद है। छोटू मड़कन जी कैसे हैं आप? काहन सिंह जी, ठाकुर दिनेश राणा जी, सुलक्षणा जी, लवली भारद्वाज, अमन खूंत, क्या बात है। राजेश सुनील जी, जिस तरह से आज नॉमिनेशन हुआ है तो खूंतों की बहुत जरूरत पड़ी है। अजय गौतम, मनीष गुप्ता, राजेश कटोच, अक्षय अक्की चौधरी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत से लोगों का संदेश मिल गया। रॉयल जितेंद्र जी, शर्मा विवेक जी, बहुत से लोगों का संदेश मिल गया कि आवाज आ रही है, तो अच्छी बात है। आवाज आएगी तो रास्ता होगा। अनिल शर्मा जी, बीबर सरप्राइज अच्छा, चलिए, बड़े मुझे भी लगा कि एक सरप्राइज दिया जाए, लंबे समय बाद आया हूँ। हाँ, सोनम जी, बड़े दिनों बाद निश्चित तौर से आपसे मुलाकात हो रही थी। आपके सबके मैसेज मिलते रहते हैं कि आइए आइए आइए, तो मुझे लगा कि चलिए आ जाते हैं अब, क्योंकि वक्त भी है और तकाजा भी है, तो मिलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, सभी को नमस्ते जी एक बार फिर से। चर्चा मुख्य रूप से करेंगे हिमाचल प्रदेश में हो रहे 4 सीटों के उपचुनाव की, जिनमें से 3 सीटों का उपचुनाव विधानसभा के लिए है और 1 सीट का उपचुनाव जो है वो लोकसभा के लिए है, मंडी की सीट का। और फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई में दरबार सज गया है लोकसभा के लिए। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला तो आप लोग करेंगे। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये लोगों का तंत्र है। जिसे लोग चाहते हैं उसे तंत्र सौंपते हैं। बाकी सब ये हमारी और जो बाकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, नेता लोग हैं, ये पत्रकार लोग हैं हम जैसे, बाकी सब उनकी बातें होती हैं कि ये जीतेगा तो ये होगा, वो जीतेगा तो वो होगा। वास्तविकता ये है कि 1952 के बाद एकदम से उपचुनावों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। बहुत से लोग आपको 1998 से पहले नहीं बता पाते, लेकिन हम आपको भी बताएंगे कि 1952 से, मैं आपको बता रहा हूं और स्पेशल बताएंगे आपको, 1952 के बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। और कोई बड़े सरप्राइजिंग बात नहीं है। लगातार सत्ताधारी दल भी हारे हैं और विरोधी दल भी जीते हैं, तो कोई बड़ी इसमें कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने सीटें जीती भी हैं और सीटें खोई भी हैं। इसका कोई लेना देना मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में अगर कोई ये कहे कि जी इतनी सीटें हार जाएंगे तो सरकार को ये हो जाएगा, या इतनी जीत जाएंगे तो विपक्ष को एकदम से कुर्सी मिल जाएगी, आने वाला समय उसी का है। ये कोई एक सेट फॉर्मेट उपचुनावों का नहीं है। अभी जो है स्थान, काल, पात्र, ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं। कैंडिडेट मैटर करता है, मुद्दे मैटर करते हैं, समय मैटर करता है, सरकार मैटर करती है, आने वाला जो चुनाव है वो मैटर करता है। कई चीजों को ध्यान में रखकर लोग वोट करते हैं। वो करेंगे, निश्चित तौर से वोट करेंगे। लेकिन अभी आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था और अब तक जो है 24 लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से 16 लोगों ने विधानसभा के लिए किया है और 8 लोगों ने जो है वो मंडी की लोकसभा सीट के लिए किया है। और इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं की भी चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ महिलाओं ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी भरा है। ऑफिशियली जो टिकट है दोनों पार्टी की ओर से सिर्फ 2 महिलाओं को दिए गए। मंडी में प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा के लिए। और नीलम सराय को टिकट दिया गया है जुब्बल कोटखाई से, वो लड़ रही है आधिकारिक रूप से। बाकी जो है एक इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का भी है एक, और हिमाचल जनतांत्रिक पार्टी ऐसे भी लड़ रहे हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। अभी छंटनी शुरू होगी
कल से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 13 तारीख तक जो है वो नाम वापस लिए जाएंगे। लेकिन चर्चा वही कि गालिब का एक शेर है कि थी खबर के उड़ेंगे गालिब के पुर्जे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। तो काफी चर्चाएं थी पिछले कल से कि कृपाल परमार लड़ेंगे टिकट कटने के बाद, उधर गोविंद शर्मा लड़ेंगे टिकट कटने के बाद, उधर चेतन बरागटा लड़ेंगे टिकट कटने के बाद। वस्तुतः यह है कि अभी सिर्फ चेतन डटे हैं, बाकी डटना तो दूर की बात है, हम कहेंगे कि हट गए हैं। कृपाल परमार आज मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने हेलीकॉप्टर में झूलना पसंद किया, बजाय इसके कि वो बगावत करके चुनाव लड़ते। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने उनको मना लिया। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को ये ड्यूटी सौंपी गई कि वो अर्की में जाएं और वहां पे चीजों को सेट करें, और चीजें सेट भी हुई। 2 जगह सेट हो गई चीजें बीजेपी के लिहाज से। आघात जो कह रहे थे, जो एकदम से जो हृदय आघात भी आप उसको बोल सकते हैं, जो लग रहा था कि हो जाएगा, उससे जो है वो बच गए हैं। भीतर घात होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन जो सीधा आघात था, जो सामने सामने आघात दिख रहा था, उससे फिलहाल ये पार्टी 2 जगह पे बच गई है। लेकिन जुब्बल कोटखाई में उसको खासा विरोध झेलना पड़ रहा है अभी भी। और जुब्बल कोटखाई में चेतन बरागटा डटे हुए हैं, क्योंकि वो काफी समय से डटे हुए थे। उनकी समस्या ये भी थी कि वो काफी समय से डटे हुए थे। उन्होंने हालांकि उम्मीद नहीं छोड़ी है, उनको लगता है, हमारी बात भी उनसे, उनको लगता है कि अभी टिकट उनको मिल जाएगा। लेकिन फतेहपुर में बलदेव ठाकुर के नॉमिनेशन पे मुख्यमंत्री पहुंचे और वापसी पे जब वहां से वो नॉमिनेशन करवाने के नीलम सराय का जुब्बल कोटखाई के लिए, तो उनके साथ एक खास शख्स उड़ा। वो शख्स जिसकी टिकट पिछले कल कट गई थी, पिछले कल ही कहेंगे, परसों देर रात टिकटें फाइनल हुई थी, लेकिन उसके बाद कृपाल परमार की जब टिकट कटी थी तो उन्होंने एक शेर लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे, शायद आप में से बहुत से ने देखा होगा, अब उन्होंने डिलीट कर दिया है, कि मेरे कातिल की मासूमियत देखिए, मुझे कत्ल करके मेरी बगल में वो खंजर भूल गया। लेकिन आज उसी खंजर को कृपाल परमार भी भूल गए। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, ये उनका अपना विषय है। टिकट किसको देना है पार्टी ने, ये पार्टियों का विषय है। हम कौन होते हैं कहने वाले कि उसको टिकट दीजिए, उसको नहीं दीजिए। लेकिन उनकी जो टिप्पणी थी आज वो उनके फेसबुक से भी हट गई, और शायद उस खंजर को भी उन्होंने लपेट के कहीं दूर फेंक दिया। अगर फेंक दिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बगल में रख लिया तो पता नहीं कब चलेगा। ये सियासत की देखिए बड़ी गहरी बातें होती हैं कि जो दिखता है होता कुछ और है। राजनीति यानी राज की नीति, तो राज क्या छुपा हुआ है ये समय समय के साथ जो है बाहर आएगा। लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल के मोड में है बीजेपी, और उसे सफलता भी मिली है। लेकिन कांग्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसलिए नहीं कि उसको जीत सामने दिख रही है, हम ये कह रहे हैं कि वो जीत ही जाएगी, लेकिन कुछ और चीजें हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल बीजेपी को 2 जगह पे सफलता मिली है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों से दोनों जगह बगावत नहीं हो पाई है, जिसकी बहुत ज्यादा आशंका जताई जा रही थी। अब भीतरघात होता है या नहीं होता है देखना होगा। मुख्यमंत्री कृपाल परमार को हेलीकॉप्टर में लेके चले गए जुब्बल कोटखाई में नीलम सराय का नॉमिनेशन करवाने, और उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत करने के बाद गोविंद ठाकुर अपना नामांकन पत्र भरने नहीं गए। और उसके बाद अर्की की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गोविंद ठाकुर के घर पहुंचे, और गोविंद शर्मा के घर पहुंचे, माफ कीजिएगा, गोविंद शर्मा के घर पहुंचे और उनसे बातें जो है मान मनोबल भी की। बहुत से लोग अभी देखिए चेतन के पक्ष में भी कुछ लोग आए, बीजेपी जुब्बल से आ गए, ये मजेदार बात है, बीजेपी जुब्बल से। तो जुब्बल पे ही चलते हैं जी, सीधी बात जुब्बल की ही करते हैं। जुब्बल कोटखाई में आज जबरदस्त ड्रामा हुआ, सियासी ड्रामा जिसको आप कह सकते हैं। जब नीलम सराय का पर्चा भरने के लिए जुब्बल जा रही थी तो रास्ते में चेतन के समर्थकों ने काफी नारेबाजी करी, एक तरह से उनका रास्ता रोकने की बात की गई। नीलम सराय के लिए तो खैर नारे लगे ही, लेकिन जो प्रभारी हैं मंत्री वहां के सुरेश भारद्वाज, उनके लिए भी गो बैक के नारे लगे। तो सुरेश भारद्वाज गो बैक के नारों के बीच वो आगे गई, उन्होंने नॉमिनेशन किया, मुख्यमंत्री ने नॉमिनेशन करवाया। चेतन बरागटा ने भी नॉमिनेशन किया। हालांकि ऐसी भी चर्चाएं थी कि चेतन बरागटा के घर मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन वो चर्चा सिर्फ वही चर्चा साबित हुई जो मुख्यमंत्री कहते हैं, चंदू खाने की चर्चा। ना चेतन से मिलने का कोई प्रयास हुआ, चेतन ने हमारे साथ यही कहा कि उनसे मिलने का प्रयास हुआ होगा, लेकिन सीधी को बात उनकी मुख्यमंत्री से नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये बयान जरूर दिया था कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन किसके माध्यम से चल रही है ये नहीं बताया। और अगर उनकी ही चल रही है तो फिर चेतन ने इस बात का जो है खंडन किया है कि मुख्यमंत्री से उनकी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कल जा रहा था, ये जरूर कहा कि पिछले कल वो शिमला जा रहे थे और ये आग्रह करने के लिए जा रहे थे कि अभी भी टिकट बदल दीजिए, लेकिन उनके समर्थकों ने उनको जाने नहीं दिया कि अब गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है, अब रण होगा और भीषण होगा, ये उनके समर्थकों का कहना था। तो उन्होंने समर्थकों की बात मानी और उसके बाद वो आज अपना दल बल के साथ
पर्चा भरने गए। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि उनके दिल में अभी भी कमल है, वो अभी भी अपने आप को बीजेपी का ही आदमी मानते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। निश्चित तौर से परिस्थितियों की ऊपर जो है आप लोग भी सहमत होंगे कि एक शख्स जिसको इशारा कर दिया गया कि आप जाइए चुनाव प्रचार में जाइए, ना सिर्फ उसको इशारा किया गया बल्कि उसके चुनाव प्रचार में, उसके आशीर्वाद यात्रा में नेता लोग शामिल भी हुए, तो फिर ऐसा जैसा होता है। लेकिन पार्टी है, पार्टी ने फैसला लिया कि उनको नहीं नीलम सराग को उतारना है, तो ये पार्टी का फैसला है। इस पे ना तो कांग्रेस कोई टिप्पणी कर सकती है, ना हमें टिप्पणी करने का अधिकार है, वो पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। चेतन बरागटा अब 13 तारीख तक अपने ये तेवर कायम रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि 2 बातें उन्होंने कही हैं कि अभी भी मेरे दिल में कमल का फूल है, अभी भी मैं अपने आप को बीजेपी का हिस्सा मानता हूं। ये बातें बीजेपी के लिए थोड़ी उम्मीद जगाने वाली जरूर हो सकती हैं। उधर अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं था, उस आधार पर उनका टिकट जो है वो नहीं काटा गया। तो ये है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब वातानुकूलित कमरों में, यानी एसी वाले कमरों में बैठ के कुछ फैसले होते हैं, तो जमीन पे उन पे टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां और उंगलियां उठती ही हैं, तो वो उठेंगी। लेकिन असली फैसला लोगों को ही करना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, तो असली फैसला लोगों को ही करना। किसके हक में करते हैं, किसके हक में नहीं करते हैं, ये देखना होगा। मंडी की भी चर्चा करेंगे। फतेहपुर से भवानी सिंह और बलदेव ठाकुर के बीच में मुख्य मुकाबला है और उस मुकाबले को तिकोना बनाने की कोशिश करेंगे राजन सुशांत, जो पहले बीजेपी के रहे, सांसद भी रहे और मंत्री भी रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे, उसके बाद अभी वो कुछ पार्टियां ढूंढ रहे थे, कोई पार्टी नहीं मिली, तो अभी उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का मन बनाया है जी। बागी तेवर के लिए ही वो जाने जाते हैं, उनके बगावती तेवरों की वजह से ही वो सियासत में आए थे और वो तेवर कायम है। लेकिन तेवर किसके गायब हो गए, वो था सुखराम परिवार, जो बात बात पे कहते थे सत्ता का संतुलन हमारे हाथ में होगा, हिमाचल विकास कांग्रेस के टाइम से। आज समस्या यह थी कि सुखराम परिवार गायब दिखा। ना तो वो मंडी में प्रतिभा सिंह के नॉमिनेशन में पिछले उनके जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, आश्रय शर्मा, वो दिखे, ना ही अनिल शर्मा ढूंढे मिल रहे हैं। आश्रय शर्मा ने दूर से एक गोली जरूर फेंकी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने निशाना बनाया कौल सिंह ठाकुर को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और आज नॉमिनेशन पे थे वहां पे और लंबे समय तक विधायक रहे हैं, बीच में मंत्री भी रहे हैं कई बार। उनको निशाना बनाया, उनकी बेटी को निशाना बनाया। लेकिन ये क्या इसका पर्पस था ये तो नहीं पता, लेकिन संकेत ये जरूर कहता है कि सुखराम परिवार फिर से सांसद में है कि इधर जाएं या उधर जाएं, मलाई किधर मिलेगी, किधर जाएं, इसको इसी भाषा में कह सकते हैं। हालांकि सज्जन आदमी हैं, मित्र लोग हैं, सुखराम जी से लंबा रास्ता हमारा रहा है, अनिल शर्मा से भी अच्छी दोस्ती है। लेकिन फिलहाल ये जो समीकरण है, फिलहाल तो यही कहते हैं, क्योंकि एक तरफ आप रो रहे थे कि हमको कोई पूछता नहीं है, बीजेपी के ही मंच से हमारी बेइज्जती होती है, आपका मंत्री पद चला गया, अब जो है जिस बेटे की वजह से मंत्री पद चला वही बेटा उधर को चला। तो देखिए, इधर चला मैं उधर चला वाली स्थिति है, किधर चला ये समय बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनको अपनी ओर को लाएगी। लेकिन फिर बात तो वही होगी कि उन नियमों का, उन कायदों का क्या हुआ जो इतने साल से पढ़े जा रहे थे। जिस आदमी की दर्दनाक ही मैं इसको कहूंगा, अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है, वो आदमी कहता था कि मैं मंडी का खैर को हूं, सुखराम परिवार नहीं है, अनिल शर्मा कुछ नहीं है। तो आज अगर उस सीट को भरने के लिए फिर से सुखराम परिवार के साथ संबंध बीजेपी बनाती है तो ये भी मजेदार किस्सा होगा। अब पॉलिटिक्स में देखिए एक बड़ा सेट फार्मूला है, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जो जिसको सूट करता है वो उसको साथ लेके चलता है और मजे करता है। जब काम निकल गया तो असी कौन तो तुसी कौन, ये वाला फार्मूला बीजेपी में है और कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में, तमाम पार्टियों में ये वाला फार्मूला पूरी पॉलिटिक्स में चलता है। जब हमें जरूरत है तो आप हमारे हैं, जब नहीं है तो आप कौन हैं। तो ये चलता है, सारी पार्टियों में चलता है, ऐसा नहीं है। सुखराम जी ने भी यही किया पूरी उम्र, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो इधर उधर डोल रहे हैं, ये तो डोले। अब देखिए क्या कौन क्या बोले। लेकिन दूसरा जो कांग्रेस को हमने कह रहा कि बीजेपी तो डैमेज कंट्रोल मोड में है, हमने कहा कि 2 जगह कर लिया, तीसरी जगह भी उसकी उम्मीद है। उधर चेतन बरागटा को उम्मीद है कि अभी भी कोई कुछ हो सकता है, नीलम सराग अपना नाम वापस ले सकती है और हो सकता है बीजेपी उनको समर्थन कर दे। हालांकि ये लगता नहीं है, क्योंकि अब जो अधिकार पत्र दिया जाता है वो तो दिया जा चुका है उनको। तो चलिए
लेकिन बरागटा का ये भी कहना है कि वो लड़ेंगे। अब कितना वो अपने कथनी पे कायम रहते हैं कितना नहीं देखना होगा। ना तो हम ये कहते हैं कि वो लड़े, ना हम ये कहते हैं कि ना लड़े, उनकी मर्जी है भाई। हमारा काम तो खबर देना है, तो आपको दे रहे हैं, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ये है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में चर्चा कर रहे थे, सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी सिंह पठानिया को टिकट दिए कांग्रेस ने। कोई ज्यादा बगावत कांग्रेस में वहां देखने को नहीं मिल रही है, और वहां से राजन सुशांत ने भी पर्चा भरा है, बलदेव ठाकुर ने पर्चा भरा है, इसके अलावा अशोक कुमार ने पर्चा भरा है, जीतराम ने जो है कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा है, और पंकज कुमार ने और प्रेमचंद ने इंडिपेंडेंट जो है वो पर्चा भरा है। इसके अलावा अर्की में सबसे कम, मैंने आपको बताऊं, अर्की से 4 लोगों ने पर्चा भरा है। कांग्रेस के संजय अवस्थी ने पर्चा भरा है और सतीश उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे हैं। रतनपाल ने बीजेपी से पर्चा भरा है और इंडिपेंडेंट जीतराम ने पर्चा भरा है। ये अर्की में सबसे कम कैंडिडेट है। 7 कैंडिडेट फतेहपुर में है, 4 अर्की में है, 5 जुबलकोट खाई में है, नीलम सरायक, रोहित ठाकुर, चेतन बरागटा, केवल राम नेगी और ये इंडिपेंडेंट है, और सुमन कदम ये इंडिपेंडेंट है। तो एक महिला आधिकारिक रूप से पार्टी की है और एक महिला जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। 2 फीमेल यहाँ पे लड़ रही हैं जी, और मंडी में 3 फीमेल लड़ रही हैं। ये फतेहपुर हो गया, अर्की हो गया और जुब्बल हो गया। मंडी की बात करें तो मंडी में जो है सबसे ज्यादा कैंडिडेट है लोकसभा के लिए 8। मेजर खुशहाल माफ कीजिए, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो है वो लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। प्रियंता शर्मा रिवाल्सर से हैं, उनको उनका कवरिंग कैंडिडेट बनाया गया। तो इसको आप फिलहाल जब तक ये वापस नहीं होता तब तक मानिए कि महिला वहां प्रेम में है। और प्रतिभा सिंह कांग्रेस की ओर से हैं, उनका कवरिंग कैंडिडेट कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर हैं। इसी तरह जो है मुंशी राम जी ने हिमाचल जन क्रांतिकारी पार्टी से अपना पर्चा भरा है, और सुभाष मनन उन्होंने निर्माण से, सुभाष जी ने पर्चा भरा है। निर्माण से ही अंबिका श्याम ने भी पर्चा भरा है, इन्होंने राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से टिकट पर पर्चा भरा है। अनिल कुमार जोगिंदर नगर से हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है। और दिलचस्प है, अगर 2 ही होंगे तब भी मजा नहीं आता, तीसरा होगा तो थोड़ा कंटेस्ट हो जाता है। तो अभी मंडी में कोई ऐसा लग नहीं रहा कोई बड़ा नाम तीसरा होगा। फतेहपुर में जरूर राजन सुशांत एक बड़ा नाम कहा जा सकता है, उनका एक मिनिमम वोट बैंक जो है 10-11 हजार के आसपास है। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते देखना होगा वहां पे, क्योंकि 2 ठाकुर कैंडिडेटों के बीच में एक पंडित कैंडिडेट भी है। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अभी भी जातिवाद की राजनीति यहाँ चलती है, लेकिन चलती है तो इसलिए चर्चा भी करनी पड़ती है। अन्यथा हम इस तरह की राजनीति में व्यक्तिगत रूप से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते या उसको कोई समर्थन नहीं देते, लेकिन जो है वो आपके सामने है। लेकिन इसी बीच में अब जो हमने एक आप हेडिंग देख रहे होंगे हमारा कि जो कांग्रेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल में है। आउट ऑफ कंट्रोल कैसे है कांग्रेस, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई बीजेपी के ऊपर, अपने जो टिकट थे वो उन्होंने जारी किए समय रहते, और जो बेस्ट कैंडिडेट थे कांग्रेस के वो उन्होंने किए। निश्चित तौर पर सारे अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को ही फाइल करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा कैंडिडेट करता है कि, हालांकि कई जगह होते हैं इस तरह के फ्रेंडली मैच, लेकिन अभी जब बड़ा मैच आएगा फाइनल आएगा तो उसमें पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल कहाँ है कि एक चीज देखिए, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 4 सीटें जीतेंगे, दावे सारे करते हैं, दावा तो इंडिपेंडेंट भी कर रहा होगा कि वही जीतेगा, लेकिन बीजेपी भी कर रही है, उनकी सरकार है, अगर कांग्रेस का रही तो है। लेकिन स्थिति यह है कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला वो पता नहीं कहाँ है। उधर सुखराम गायब है, अनिल शर्मा गायब है, आश्रय शर्मा गायब है, और इधर राजीव शुक्ला गायब है, वो पता नहीं कहाँ है। अरसे से उनको हिमाचल में नहीं देखा और किसी भी नॉमिनेशन पे वो नहीं आया। ये जरूरी है कि जब 2 ही दिन बचे हो नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि श्राद्धों में किसी ने नॉमिनेशन करना नहीं था, टिकट हालांकि पहले हो गए थे, तो 2 ही दिन बचे थे 7 और 8 तारीख का आज का, तो कहीं ना कहीं वो रहते। माना यह जा रहा था कि वो मंडी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो संजय दत्त से ही काम चलाना पड़ा, और बाकी सारे लोग आए वहां पे। आश्रय शर्मा नहीं आए मंडी से, जिनको कांग्रेस ने बीच में ड्यूटी भी लगाई थी कि वो भी हमारे होंगे, प्रचारक होंगे। लेकिन जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है, अगर आप उसको देखें तो आपको थोड़ा ये भी पता लग जाएगा कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि आज ठीक है, मंडी से मुकेश अग्निहोत्री, बाकी जितने भी सदस्य थे कांग्रेस के जो बोलने वाले थे, उन्होंने 100 रुपए का पेट्रोल, 1000 रुपए का सिलेंडर, ये तमाम चीजें रखी। कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, चाहे ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन वाला मसला है, उसकी बात रखी, ठीक है, अच्छी बात रखी। लेकिन कांग्रेस लगता है कि यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो किसान कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि
चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस के, दोनों स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कन्हैया कुमार, कॉमरेड कन्हैया कुमार और अब कांग्रेसी कन्हैया कुमार, ये भी लिस्ट में है। इसके अलावा सचिन पायलट, राज बब्बर, हुड्डा और ये लोग जो हैं वो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। अब इसमें से आप देखिए, सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो हैं ही, लेकिन वो आएंगे उपचुनाव के लिए कि नहीं आएंगे ये देखना होगा, क्योंकि जब राजीव शुक्ला ही नहीं आ रहे तो राहुल गांधी क्यों आएंगे? दोनों आके चले गए हैं शिमला में, उनकी बहन का घर है, प्रियंका गांधी भी आके चली गई हैं, वो भी चली गई, लेकिन जब राजीव शुक्ला ही नहीं आए तो राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन जिनको भेजा जा रहा है अभी उनके हाल ही के आपने देखे, चन्नी यूपी वाले मामले में उन्होंने पूरी सियासत करी, गए वहां पे, बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पे बैठे धरने पे, पायलट ये भी गए वहां पे, गिरफ्तार हुए, ये सारे लोग जो हैं वहां सक्रिय थे। तो ये देखा जा रहा है। और फिर पंजाब में जो शो हो रहा है सिद्धू का, वो शायद यहां भी होगा, क्योंकि सिद्धू भी लिस्ट में है। अब बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस इनमें से किसको बुलाती है, कौन आता है कौन नहीं आता, समय बताएगा, लेकिन लिस्ट लंबी जो है एक दी गई है। तो वही बात है कि एक तरह से फर्स्ट हैंड जो दीवान है वो सज गया है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। बीजेपी ने निश्चित तौर से बहुत ज्यादा मेहनत की है, और ये लगता है कि टिकट आवंटन से पहले जब ये टिकट दिए गए थे तो उसी समय तय हो गया था कि इसको कैसे संभालना है, तो उसी के तहत चले हुए हैं। अभी भी बीजेपी की ओर से प्रयास जारी रहेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है जुब्बल कोटखाई में, लेकिन अभी देखना होगा क्या। लेकिन फिलहाल जिस आदमी ने 40 लोगों के इस्तीफे दिलवाए थे, कल ऐसी खबर आई थी कि फतेहपुर में मंडल, ये वो मंडल का मंडल सारे इस्तीफे दे देते हैं ऐसे मामले में, तो मंडल के जो इस्तीफे हुए थे उनका कुछ नहीं हुआ जी, उनका कुछ नहीं हुआ। वो हवाई फायर सिद्ध हुआ है, और हवाई होके हवाई यात्रा करते हुए कृपाल जी पहुंच गए थे आज नीलम सराय के नॉमिनेशन में। तो ये मामला है फिलहाल जी। और वही बात है कि जो इन कंस्टिट्यूंसीज के वोटर हैं उनसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप वोट जरूर करें, वोट करना आपका हक है, और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से जो चयन है वो कहीं ना कहीं आपके मन जो माफिक है वो नहीं हो पाएगा जी। तो ये है जी। तो अब स्थिति यही है। प्रेमराज चौहान कह रहे हैं चेतन की जीत पक्की है। हंस कह रहे हो जी। जी मुलाकात वीरेंद्र बनियाल जी बड़े दिनों बाद हो रही है, लेकिन बीच बीच में होती रहेगी। भीम सिंह ठाकुर भी हैं बीच में, अश्विनी जी हैं, अश्विनी चौहान जी हैं, बहुत से लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं। कुछ लोगों के मन नहीं पड़ रहे हैं। लंबरदार मनीष जी कह रहे हैं किसानों का श्राप लगेगा। किसका लगता है, किसने देखेंगे। फिलहाल तो श्राद्ध के बाद नवरात्रि शुरू है जी। रीटा शर्मा पॉल भी देख रही हैं, उनका भी नमस्कार स्वीकार है जी। अमना खातून जी नमस्ते आपको भी। और लगातार ये चर्चा हम कर रहे हैं, और एक चर्चा थोड़ी और भी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा ये रास्ता इस तरह से शुरू होना हुआ था 2 साल पहले, कि कोविड अभी गया नहीं है, उसका भी ध्यान रखिए। शादियों का सीजन आ गया है, और उधर फेस्टिवल सीजन है। 2-3 चीजें जुड़ रही हैं। आज 193 केसेस नए आए हैं, हालांकि 193 ही ठीक हुए हैं, लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश में 1402 एक्टिव केसेज हैं। आज 7,713 सैंपल हुए हैं। सबसे ज्यादा जो केसेज है हमीरपुर में आए हैं 67 केसेज, और 2 डेथ हुई हैं आज, वो भी हमीरपुर में हुई हैं। इसके अलावा 60+ केसेज कांगड़ा में आए हैं, यानी 193 में से 120 के आसपास केसेज इन 2 ही जिलों में आए हैं। और इन जिलों में अभी लंबा मामला ऐसा है कि फंसा हुआ दिख रहा है कोविड का। कोविड इसका मतलब कहीं ना कहीं है, तो आप अपना ख्याल रखें, मास्क ना उतारें। अभी जैसे ही हम मास्क के मामले में लापरवाह होते हैं दिक्कत होती है। दूसरी बड़ी जो खबर है वो सोमवार से 8वीं से लेकर ऑनवर्ड्स 12th ये स्कूल लग रहे हैं नियमित रूप से। अभी अल्टरनेट डेज पे लग रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र पाल जी मैं कोशिश करूंगा। रूपा शारदा जी नमस्ते, और बोधराज ठाकुर जी मुझे मिस किया, सो नाइस ऑफ यू, आई लव यू जी। और मुलाकात होगी धीरज जी और कैलाशनाथ शर्मा जी बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। बीच बीच में आते रहेंगे। जब हम वर्क फ्रॉम होम थे तो इस तरह की व्यवस्था रहती थी कि लेट नाइट हम बुलेटिन दे सकते हैं, लेकिन अब ऑफिस की जो टाइमिंग्स हैं उसके लिहाज से थोड़ा सा ऑकवर्ड हमारे को लगता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपसे मुलाकात होती रहे, जरूर होगी जी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि चेतन जीतेंगे, और बीरबल सिंह जी की कमी खल रही है, कोविड चुनाव तक खत्म है। और अमना खातून बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। धर्मवीर गौतम जी नमस्ते, कैसे हैं आप। अरुण कुमार जी जय माता दी। और डॉक्टर राम ठाकुर वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच। अनमोल, देवेंद्र, सलमान,
संजय ठाकुर जी, नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी जी। दीपक वशिष्ठ जी, नमस्ते जी। आते रहेंगे जी, आते रहेंगे। यमुना जी, रजनीश जी, ठाकुर हिमांशु जी। तो ये तमाम चीजें आपको बताई थी। 24 लोग मैदान में हैं, 8 लोग जो है वो मंडी से, 16 लोग विधानसभा की 3 सीटों के लिए मैदान में हैं। जो बड़े नाम हैं उनमें फिलहाल 2 बड़े नाम बगावतियों के तौर पर आप कह लीजिए, इंडिपेंडेंट कह लीजिए, बगावती तो क्या ही कहना किसी को, राजन सुशांत और इसके अलावा चेतन बरागटा। ये 2 नाम अभी हैं जो आपका ध्यान खींचेंगे और सबका खींचेंगे। ये कब तक रहते हैं कब तक नहीं देखना होगा। राजन सुशांत शायद लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चेतन बरागटा को लेकर देखना होगा क्या नहीं होता, क्या नहीं होता है। और पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल ये स्थितियां हैं कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल पे है और कांग्रेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल पे है, क्योंकि उसके जो अपने प्रभारी नहीं आ रहे हैं। एक बेचारे सह प्रभारी हैं, वो दौड़े हुए हैं, संजय दत्त जी। तो ये है जी। और मुझे कुछ नहीं लग रहा जी, चेतन जी का जो भविष्य है वो डिसाइड करना है कोटखाई वालों को। मेरे लगने या नहीं लगने से कुछ नहीं होता। मैं व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है कुछ राय रखता हूं, क्योंकि मैं निश्चित तौर पे हम लोगों के भी अगर मुझे वोट डालना है तो मैं कहीं ना कहीं तो डालूंगा ही। ये अलग बात है कि हम लोग वोट नहीं डाल पाते बरसों से, क्योंकि ड्यूटी लगी रहती है। तो लेकिन निश्चित तौर से अगर डालेंगे तो कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं कहूं कि वो जीतेगा वो हारेगा। वही जीतेगा जी, मुझे इतना ही पता है कि वही जीतेगा जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे, जिसको आप चाहते हैं। तो ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ जो इधर उधर की टिप्पणियां होती हैं, जो समीकरण होते हैं, उनसे आपको रूबरू करवा सकते हैं, उससे करवाया जी। तो समीकरण फिलहाल यही है कि अभी जुब्बल कोटखाई में मामला बीजेपी का फंसा हुआ है और आघात से अर्की में और फतेहपुर में बीजेपी निपट ली है, लेकिन भीतरघात से निपट पाएगी या नहीं निपट पाएगी ये देखना होगा। तो फिलहाल शुक्रिया आपका, आते रहेंगे जी। और नहीं, परिवारवाद का मुद्दा तो देखिए बड़ी मजेदार बात है प्रमोद नेगी जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठा। परिवारवाद का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि दोनों दो नेता कह चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, जयराम ठाकुर ने कहा कि परिवारवाद का मुद्दा जो है उसके आधार पर टिकट चेतन का नहीं कटाया। पार्टी का कोई अपना सर्वे होगा, उसमें नीलम सरायक ऊपर होंगी। अब ये अलग बात है कि पार्टी ने किससे सर्वे कराया, उस पर आप उंगली उठा सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड रेज एनी फिंगर। बट ये पार्टी का अपना मामला है मुझे लगता है, और पार्टी को लगा होगा। लेकिन पार्टी ने स्पष्ट किया है फिलहाल कि परिवारवाद के आधार पर उनका टिकट नहीं काटा है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये उस आधार पर कटता तो फिर तो कई कटेंगे, फिर एक व्यक्ति के लिए थोड़ा परिवारवाद होता, फिर तो कईयों के लिए होता है जी। तो ये है। अश्विन शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच जी। अश्विन चौहान जी, गुड नाइट जी। और नमोदार जी, नमस्ते। हेम प्रकाश शास्त्री जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं कोशिश करता हूं और करने देंगे तो मैं करता रहूंगा जी, इस तरह से है ना जी। और पंकज कुंडल्स, ये कुंडियास कुछ है ना, वो कह रहे चेतन सिंह बरागटा के समर्थक हैं वो। शालिनी नेगी जी, नमस्ते। आपकी नमस्ते स्वीकार है, आप भी नमस्ते स्वीकार कीजिए। भोरता संजू जी, शुभम जी, थैंक यू वेरी मच, यू आर मिसिंग मी, आई लव यू। और रविंद्र कुमार जी, टुमारो न्यूज टाइम सर, कोशिश करूंगा कल 9:30 फिर आएंगे, कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे और देखते हैं जी क्या गेम है क्या नहीं। भूपिंदर जी, थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर कर दीजिएगा, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों से भी मेरी मुलाकात इसी बहाने से हो जाएगी जी। गैस, पेट्रोल, डीजल, निश्चित तौर से महंगाई एक मुद्दा रहती है जी हर चुनाव में। महंगाई और भ्रष्टाचार 2 ऐसे इशू हैं जो हर चुनाव में रहते हैं, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो। लेकिन इस सरकार के साथ मैं आपको बता दूं कि 1 साल बीत जाने के बाद 2 उपचुनाव हुए, दोनों सरकार ने जीते, और अब 1 साल रहता है तो 4 उपचुनाव हैं। देखना होगा कौन कहां बाजी मारता है। थैंक यू वेरी मच। स्कूल मंडे से जी, मंडे से राकेश शर्मा जी, मंडे से 8वीं की भी क्लासें लग रही हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की भी। और पहले जो अल्टरनेट डे था सोम मंगल बुध और वीर शुक्र शनि वाला, वो खत्म हो गया। अब बिना अल्टरनेट डेज के रेगुलर क्लासेस लगेंगी 8th ऑनवर्ड्स अप टू 12th। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लगेंगी, रोज लगेंगे जी। और अपने बच्चों को जो भी आप स्कूल भेज रहे हैं उनको पूरा कोविड प्रोटोकॉल में रखिए और बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि ये वो वर्ग है +2 तक के बच्चों का जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं दे आर समहाउ सेफ और उन पर उतना ज्यादा अटैक नहीं होगा, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और हाँ जी, जयराम जी लंबे समय बाद आया, मुलाकात होती रहेगी जी।
अभी देखिए सिंपल अलॉट होने हैं जी, दिलचस्प ढंग से के सिंपल अभी अलॉट होने हैं। और जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं उनको ये एक ऑप्शन दी जाती है कि वो कुछ चाहें अपने लिए तो बता सकते हैं। तो चेतन बराटा ने बैट और एप्पल बाउल, सेब की टोकरी मांगी है, तो सेब की टोकरी मिलती है, तो वो भी सिंबॉलिक है, सेब बैट से हैं। और बैट भी सिंबॉलिक है, उस सिंबल की फिर चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं किसको क्या मिलता है। थैंक यू वेरी मच, काइंडली शेयर जरूर कीजिए इसको जी।